इस चैप्टर के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे और आपने अच्छी तरीके से पता है कि एल्फ्रेड विगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बताया था, जिसके बारे में काफ़ी एविडेंस भी आए थे कि हाँ सही मायने में ये थ्योरी फैक्ट है। लेकिन दोस्तों साथ में एल्फ्रेड विगनर ने यही थ्योरी नहीं दी थी, उन्होंने फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग थ्योरी भी दी थी, जैसे आप हिंदी में प्रभाव बल संबंधित थ्योरी बोलते हैं, ठीक है ना। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एल्फ्रेड विगनर ने बताने की कोशिश करी थी अगर जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुए थे, अगर महाद्वीपों का विस्थापन हुआ था तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही नहीं था जो इससे पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था। साथ में एक और कारण साथ में इन्होंने दो और रीज़न इसके अंदर बताने की कोशिश करी थी, जिसे आप फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग बोलते हैं। इस फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग के अंदर सबसे पहले उन्होंने बताया था पोलर फिलिंग फोर्स, जिससे आप हिंदी में भी पोलर फिलिंग, जिससे आप ध्रुवीय बोलते हैं, उस फोर्स के अकॉर्डिंग धरती का विस्थापन या मैं बोल सकता हूँ ड्रिफ्टिंग हुई होगी, यानी कि धरती अलग हुई होगी। इसके अंदर कुछ ऐसा सिस्टम बनाया गया था कि उन्होंने बताया कि सही मायने में जिस तरीके से पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, अपने ही स्तर पे घूमती है और साथ में सूरज से चक्कर भी लगाती है, तो उसके बीच में जो पोलर फिलिंग फोर्स लगा होगा, एग्जाम्पल के मान लीजिए कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, जिस तरीके से पोल घूम रहे होंगे तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पे लोरेशिया और गोंडवाना लैंड अपने आप इस पोलिंग फोर्स की वजह से अलग हुए होंगे। तो एक तो ये रीज़न दिया गया कि द पोलर फिलिंग फोर्स रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, मतलब पृथ्वी के घूर्णन की वजह से एल्फ्रेड विगनर ने बताया कि पोलर फिलिंग फोर्स जो है इसकी वजह से भी धरती का जो मैं बोल सकता हूँ बेल्ट जो है वो खिसका होगा और साथ में नॉर्थ पोल और साउथ पोल का क्रिएशन हुआ होगा। और उसके साथ साथ टाइडल फोर्स भी एक कारण बोला जाता है। टाइडल फोर्स इसलिए होता है कि अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून, जिसकी वजह से जो टाइडल्स यानी कि जो तरंगे होती हैं, ज्वार होता है, वो पूरी तरीके से ग्रो होता है, जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह पे बार बार वो महासागर के जो फोर्स होते हैं वो लगते हैं। और एक कारण ये भी बोला जाता है कि टाइडल फोर्स भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से 200 करोड़ साल लगे धरती को अलग होने की वजह से। अब बहुत से साइंटिस्ट ने इन बातों को बिल्कुल गहराई से लेने की कोशिश करी, पर ज़्यादातर साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को नकार दिया। उन्होंने बताया कि पोलर फिलिंग फोर्स और टाइडल फोर्स सही मायने में एक सही फैक्ट नहीं हो सकते हैं कि इस तरीके से धरती अलग हुई होगी, या मैं बोल सकता हूँ कि एक कॉन्टिनेंट का दूसरे कॉन्टिनेंट से दूरी बनी होगी। तो ये दो थ्योरी आपको ज़्यादा समझने की मेरे हिसाब से ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन अगर आपको समझना है तो मैंने आपको पूरी तरीके से कोशिश करी है कि एल्फ्रेड विगनर ने ये दो थ्योरी भी दी थी, जिनमें से पहली थ्योरी उनकी जो थी वो काफ़ी फेमस हुई थी, लेकिन इस थ्योरी के ऊपर काफ़ी सारे साइंटिस्ट का बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस देखा गया था और बहुत ये भी देखा गया कि ये थ्योरी सही तरीके से प्रूफ नहीं होती है। लेकिन दोस्तों यही थ्योरी यहाँ नहीं रुकी, समय बदला। एल्फ्रेड विगनर ने 1912 के अंदर ये थ्योरी दी होगी, लेकिन दोस्तों 1930 तक आते आते बहुत सारे साइंटिस्ट ने और ज़्यादा स्टडी करी, जिनमें से एक साइंटिस्ट है जिसे आप आर्थर होम्स बोलते हैं। आर्थर होम्स दोस्तों आप देख सकते हैं इंग्लैंड के हैं, उनका बर्थ आप देख सकते हैं इस समय हुआ था और लगभग 75 साल की उम्र में ये मर गए थे, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा। इनकी थ्योरी मुझे एल्फ्रेड विगनर से ज़्यादा प्रूफ वाली लगी। इस थ्योरी का नाम इन्होंने कन्वेंशनल करंट थ्योरी बोला, जैसे आप हिंदी में संवहन धारा सिद्धांत बोलते हैं, देख सकते हैं ना। संवहन धारा सिद्धांत थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा होगा हिंदी में समझने में, इंग्लिश में आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कन्वेंशनल करंट थ्योरी, ये थ्योरी आर्थर होम्स ने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी। आर्थर विगनर ने ये थ्योरी जो बताई थी, इस थ्योरी को काफ़ी लोगों ने माना कि सही मायने में जो फोर्स जो होता है धरती के अंदर, उस वजह से क्या कहते हैं ये जो महाद्वीप है कॉन्टिनेंटल और ड्रिफ्ट हुए होंगे। एग्जाम्पल के लिए आप इससे ज़्यादा अच्छा समझेंगे। आपको ये तो अच्छी तरीके से पता है कि हमारे धरती के सतह को 3 हिस्सों में बांटा गया, जैसे आप देखेंगे कोर, आउटर कोर, इनर कोर, मेंटल और साथ में मेंटल है ना, और साथ में एक और है ना। तो इन तीनों की वजह से सतह को बताया गया है कि इन तीनों सतहों के अंदर पृथ्वी के लेयर्स को बनाया गया, जिसमें से आप ये देखेंगे कि लोअर मेंटल और अपर मेंटल का हिस्सा अलग होता है।
इस अपर मेंटल के अंदर अगर आप देखेंगे कि धरती के अंदर एक तरीके का रेडियो एक्टिव होता है, और रेडियो एक्टिविटी होने की वजह से यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ऐसे एलिमेंट्स पैदा होते हैं जो धरती के अंदर गर्मी पैदा करते हैं। और जब वो धरती के अंदर गर्मी पैदा करते हैं, अपर मेंटल की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो धरती के अंदर गर्मी पैदा करता है तो जो गर्मी होती है धरती के बाहर निकलती है ना। और धरती के बाहर जो लिथोस्फीयर के हिस्से में जाके ये विस्फोट होता है, जैसे आप वोल्केनोज बोलते हैं। इन वोल्केनो से जो लावा निकलता है दोस्तों, वो लावा निकलने के बाद वहीं पर ठंडा हो जाता है। देख सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लावा निकला है ना, और फिर ये लावा फिर पूरी तरीके से भर जाता है, ढक जाता है ना। और ढकने के बाद फिर से धरती गर्म होती है रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स की वजह से, और फिर से लावा निकलता है और लावा निकलता है, फिर से ये यहाँ पे फैलता है, फिर ये यहाँ फैलता है, फिर से ऐसे विस्फोट होता है। लगभग ऐसा बोला जाता है कि 200 करोड़ साल तक ये सिचुएशन होती रही। और ये सिर्फ और सिर्फ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से ये जो लावा धरती से निकलता है, जिसकी वजह से जो धरती है जो ड्रिफ्ट होती जा रही है, अलग होती जा रही है, और इसकी वजह से भी सही मायने में कॉन्टिनेंट जो था वो अलग हुआ होगा। तो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड अबाउट द कन्वेंशनल करंट थ्योरी। ये बताने की कोशिश करती है कि अपर मेंटल के हिस्से में कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसे गर्म एलिमेंट्स पाए गए थे जो धरती के बाहर निकलते हैं, और धरती के बाहर निकलने की वजह से यहाँ पे धरती का जो मैं बोल सकता हूँ ड्रिफ्टिंग हुआ है, वो सही मायने में इस रीज़न की वजह से हुआ। तो आपको क्या लगता है कि एल्फ्रेड विगनर ने या आर्थर ज़ोम की जो थ्योरी, इन दोनों थ्योरी में से आपको कौन सी थ्योरी ज़्यादा अच्छी लगती है? तो उसको आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। लेकिन मुझे ये थ्योरी ज़्यादा अच्छी लगी तो इसलिए मैंने आपको बताया। आपको कौन सी लगती है वो बताने की कोशिश करिएगा। तो आर्थर विगनर और आर्थर विगनर कर रहा हूँ, एल्फ्रेड विगनर और आर्थर होम्स ने दो थ्योरी दी थी, और पूरे चैप्टर के अंदर ये थ्योरी ज़्यादा कारगर साबित हुई थी। अब बात कर लेते हैं हम लोग ओशन फ्लोरिंग कन्विकेशन के बारे में, जिसे आप महासागरीय अर्ध स्थल की बनावट बोलते हैं। आप सभी को पता है कि 1945 के बाद कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी, और कोल्ड वॉर की शुरुआत के बाद यूएसएसआर और अमेरिका ही ऐसी महाशक्ति थी जो आपस में लड़ रही थी। 1991 तक आते आते यहाँ पर 45 साल तक जो युद्ध चला था, कोल्ड वॉर का नाम दिया गया था। इस कोल्ड वॉर के नाम में इस वॉर को बहुत ज़्यादा खतरनाक माना गया। इसमें अमेरिका क्या कर रहा था दोस्तों? अमेरिका कर ये रहा था कि उन्हें जानना था कि जो हमारा पानी है, जो हमारा कॉन्टिनेंट के बाद जो हमारा वाटर सरफेस है, उसकी स्टडी करना चाह रहा था। इस स्टडी वो इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि उसे ये पता था कि अगर हम इस स्टडी कर पाएंगे तो हम ये जान पाएंगे कि हमारे जो सबमरीन्स होगी, जो हमारे जो पानी के अंदर चलेगी, वो कहाँ कहाँ पे चल पाएगी, कहाँ कहाँ तक इसको कितना पानी के अंदर रखा जाना चाहिए। तो इसीलिए हमें फ्लोर के अंदर की, मतलब ओशन फ्लोर की मैपिंग करनी ज़रूरी थी। हमें जानना था कि महासागर के अंदर कौन कौन से हिस्सों पे क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, क्योंकि अभी तक तो हमने कॉन्टिनेंट के बारे में काफ़ी अच्छा स्टडी कर लिया था और काफ़ी हद तक हम काफ़ी चीज़ें जान भी चुके थे, लेकिन हम ओशंस के बारे में, ओशन की गहराइयों के बारे में नहीं जानते थे। क्योंकि हमें क्या लगता था, आज से 200 करोड़ साल पहले अगर ओशन डिवाइड हुए होंगे तो सही मायने में ओशन बिल्कुल धरती की सतह की, बिल्कुल जैसे धरती होती है प्लेन होती है, तो ऐसे ही लगता था साइंटिस्ट को कि शायद से जो ओशन के अंदर वाला हिस्सा होगा वो भी प्लेन ही होगा। तो इसके बारे में जब स्टडी करी गई तो पता लगाया गया, तो सही मायने में ये पता लगाया कि सही मायने में जो ओशन फ्लोर है ना, वो भी सही मायने में उबड़ खाबड़ है। कहीं पे प्लेन है, कहीं पे ऊंचाई है, कहीं पे मैं बोल सकता हूँ समुद्री हिस्सा यहाँ तक है ना। तो उसको भी 3 हिस्सों में बांटा गया। कौन कौन से? एक कॉन्टिनेंटल मार्जिन बोलते हैं, अपस्याल प्लेन्स बोलते हैं जिसे आप समुद्री बेसन बोलते हैं हिंदी में, और दूसरा है मिड ओशनिक रेंज जिसे आप मध्य महासागरीय कटाक बोलते हैं। तो इन 3 हिस्सों के अंदर ओशन को बांटा गया और स्टडी करने के बाद पता लगाया गया कि कहाँ कहाँ तक सबमरीन चल सकती है, कितनी गहराई तक चल सकती है। तो इसकी स्टडी करने के लिए आपको पता है नेविगेशन की चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया, उनके ऊपर स्टडी हुई और साथ में बताया गया कि महाद्वीपीय सीमाएं क्या होती है। दोस्तों ये महासागर के किनारे का हिस्सा है, आप देख सकते हैं ये महासागर के कोस्टल प्लेन का इलाका है, और इतने से इतने हिस्से में से कॉन्टिनेंटल मार्जिन बोलते हैं, जिसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइज जो है वो मिलता है। तो साथ में से टेरेंस भी वो देखने को मिलता है। टेरेंस एक तरीके के पर्वत वाला हिस्सा है जिसमें आप देखेंगे।
तो आप सोच रहे होंगे कैसे नाम है, ये नाम से फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आप ये समझ लीजिए कि जब महासागर की यानी कि जब महासागर की जब स्टडी करी जा रही थी, जब कॉन्टिनेंट के बाद जब इन समुद्रों की स्टडी करी जा रही थी, तो स्टडी करते वक्त उनको 3 हिस्सों में बांटा गया था और 3 हिस्सों में से एक हिस्सा कॉन्टिनेंटल मार्जिन का था। कॉन्टिनेंटल मार्जिन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है वो बताने की कोशिश करी गई है। और साथ में अपस्याल आप देखेंगे बिल्कुल सतह जो समुद्र के अंदर प्लेन वाला हिस्सा होता है उस वाले हिस्से को अपस्याल प्लेन बोला गया है ना, तो इसे समुद्री बेसन भी बोला जाता है। साथ में दोस्तों जो मिड ओशनिक रेंज है जिसे शॉर्ट फॉर्म में मोर के नाम से जाना जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट था। आपको क्या लगता है कि यह समुद्र के अंदर जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं वो नहीं होते हैं? सही मायने में वहाँ पे भी होते हैं। अगर आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि एथनोस्फेयर के लिथोस्फेयर के जस्ट नीचे वाले हिस्से में जब ये हिस्सा गर्म होता है दोस्तों, तो गर्म होने के बाद जब वहाँ से लावा निकलता है तो ये लावा दोस्तों इस सतह पर इकट्ठा हो जाता है और यही स्थिति काफ़ी हद तक होती रहती है। और जब काफ़ी हद तक होती रहती है तो यहाँ पे बहुत बड़े मतलब समुद्र के अंदर ही बहुत बड़े पहाड़ बन जाते हैं, जिसे आप मिड ओशनिक रेंज बोलते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे कि टाइटैनिक का जो जहाज़ था वो कहीं ना कहीं मिड ओशनिक रेंज की वजह से ही, टकरने की वजह से ही उसके जहाज़ में छेद हुए थे। तो मिड ओशनिक रेंज के बारे में किसी को नहीं पता होगा। ये मिड ओशनिक रेंज लार्जेस्ट माउंटेन चेन का एक हिस्सा है जो सही मायने में सरफेस ऑफ द अर्थ है, अर्थ के बिल्कुल सरफेस पे है, समुद्र के अंदर जाके है, अंडर वाटर है ना, तो इसलिए इसे मिड ओशनिक रेंज के नाम से जाना जाता है। तो आई होप यू गॉट द इन्फॉर्मेशन। ज़्यादातर डिटेल्स नहीं बताई गई है। क्लास 11th में जितनी नॉलेज होनी चाहिए, क्लास 11th के बच्चों को जितना जानना चाहिए उसके हिसाब से ही बताने की कोशिश करी गई है। बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें मिस हो गई है तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है कि एक पूरी तरीके से ओशन से रिलेटेड बातें आपकी बुक में बताई गई है वो बताने की कोशिश की जाए। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं वीडियो के तीसरे हिस्से में, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर समुद्र के अंदर अगर ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो कहाँ पर्टिकुलर ऐसा रीज़न क्यों कि वहाँ पे होता है। अगर मैं बोलूँ कि भारत के इस हिस्से में अर्थक्वेक ज़्यादा आता है तो उसका रीज़न क्यों है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के तीसरे